एडवांस क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ का पहला चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्या। हम लोगों ने पीछे 12 लेक्चर देखा है। आज हम लोग 13वां लेक्चर में दो क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं और ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके डॉक्टर केसी सिन्हा की किताब से एक्सरसाइज 1.1 का है। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 लाया गया है। 4 के बाद जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के ही जैसा है, तो आप उसको आसानी से बना लेंगे अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ जाते हैं तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया गया उसमें, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये लेकर के आया ताकि किसी को बनाने में कोई परेशानी ना हो और किसी का क्वेश्चन छूटे नहीं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। यानी दो पात्र कहने का मतलब है कि दो बर्तन है। क्या है? दो बर्तन है। दो बर्तन है और एक बर्तन में 250 लीटर दूध है और एक बर्तन में 425 लीटर दूध है। कहता है पात्र की महत्तम धारिता क्या है? पात्र की जो महत्तम धारिता है वो क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। अब यहाँ एक तीसरा पात्र हम लोगों को बताना है कि उसका माप कितना होगा, यानी कई लीटर वाला वो बर्तन होगा जो इन दोनों पात्रों में बर्तन रखा हुआ है 250 लीटर और 425 लीटर, उसको वो ठीक ठीक माप दे। हम लोग इसको एक छोटे एग्जांपल के रूप में पहले समझते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपसे मान लिया जाए कि पूछ दिया जाए कि दो बर्तन है आपके पास, कितना बर्तन है? दो बर्तन है और दोनों बर्तन में दूध भरा हुआ है। दोनों बर्तन में दूध भरा हुआ है। अगर दोनों बर्तन में हम मानते हैं कि इसमें जो दूध भरा हुआ है वो भरा हुआ है 12 लीटर, इसमें 12 लीटर दूध है और इसमें जो दूध है वो है 15 लीटर। इसमें 12 लीटर दूध है और इसमें 15 लीटर दूध है। अब आपको पूछा जाएगा अब आपसे कि आप बताइए कि एक ऐसा बर्तन जो हमको चाहिए वो कै लीटर वाला बर्तन ले कि ये दोनों जो पात्र में दोनों बर्तन में जो दूध रखा हुआ 12 लीटर और 15 लीटर, इसको हम पूरा ठीक ढंग से नाप लें और वो जो बर्तन होगा वो अपने आप में सबसे बड़ा बर्तन होना चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कि कैसे इसको मापा जाए। अगर आपसे कह दिया जाए कि 12 लीटर और 15 लीटर दूध रखा हुआ है दो बर्तन में, आप एक ऐसा बर्तन चुनिए जिससे आप इसको भी पूरा नाप लें और इसको भी पूरा नाप लें। तो आप कैसे चुनेंगे? आप कोई सोच रहे होंगे कि सर 1 लीटर वाला चुन लेंगे। 1 लीटर वाला चुनेंगे तो 12 बार में ये नपा जाएगा और 15 बार में ये नपा जाएगा। 12 लीटर ये 1 लीटर वाला चुनेंगे तो 12 बार नपाया तो इसका मतलब ये 12 लीटर हो गया है। और अगर ये 15 बार पूरा भर के नपाया तो इसका मतलब इस बर्तन में 15 लीटर दूध है। कितने विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि 1 लीटर इसका आंसर हो जाना चाहिए? तो बच्चों ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 1 लीटर से भी बड़ी हमारे पास कोई बर्तन होगी अभी जो इस रखे हुए दूध को ठीक माप देगा। और हम लोग को वो बड़ी से बड़ी माप वाली बर्तन चाहिए। 1 लीटर से आप माप सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हमको चाहिए क्या? यहाँ बड़ा से बड़ा बर्तन। अगर 1 लीटर से हमें बड़ा बर्तन नहीं मिला जो इसको ठीक माप सके तो आपका आंसर 1 लीटर वाला बर्तन सही हो जाएगा। लेकिन आप सोच करके देखिए कि क्या 1 लीटर से भी बड़ा माप वाला बर्तन कोई ऐसा हो सकता है जो 12 लीटर और 15 लीटर को माप दे? आप खुद सोचिए। आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम 2 लीटर वाले बर्तन उठाते हैं तो 2 लीटर वाले में 6 बार में तो हम इसको नाप देंगे। 2 छक 12, 6 बार में ये 12 लीटर मापा जाएगा। लेकिन अगर 2 लीटर से इसको मापने चलेंगे तो ये 7 बार में 14 लीटर मापा जाएगा। और जब आप 8वां बार जब भरने लगेंगे अपने बर्तन को 2 लीटर वाले को, तो ये 2 लीटर वाला बर्तन जो है आपका
ये जब आप इसको 8वां बार भरने लगेंगे तो ये आधा ही भरेगा, पूरा नहीं भरेगा। जब आधा भरा तो अभी आप नहीं कह सकते कि हम इस 15 लीटर को ठीक ढंग से नाप लिए हैं। ठीक ढंग से मापने का मतलब पूरा भरा हुआ होना चाहिए, आपका ये भरा हुआ नहीं है। तो इसलिए ये 2 लीटर का जो आपने बर्तन लिया था, कै लीटर का, 2 लीटर का, ये आपका गलत उत्तर हो गया, यानी कि गलत माप वाला बर्तन आपने चुन लिया है। आपको यहाँ पर अब चुनना है ऐसा बर्तन जिसका माप उतना रहे कि ठीक ठीक इसको मापा जा सके। सोचें आप लोग, वीडियो को रोक करके और आप लोग सोचें कि कै लीटर वाला बर्तन उठाया जाए। 1 लीटर वाला जो लोग सोचे हैं वो सही सोचे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हम लोगों को बड़ा से बड़ा बर्तन चुनना है। आप लोग चुने। अब कोई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि 3 लीटर वाला हो जाएगा। देखते हैं 3 लीटर वाले से क्या होता है। अगर आपने मान लिया जाए एक बर्तन चुन लिया जिसका माप जो है कै लीटर का है, 3 लीटर का है, तो 3 लीटर का है तब माप करके देखिए इसको। 4 बार में ये पूरा पूरा माप लेंगे, 3 चौके 12, और 15 लीटर वाले को 3 पचे 15, तो 3 लीटर वाले से आप पूरा पूरा माप ले रहे हैं। तो हमारा इस तरीके से अभी 1 लीटर वाला आया था ऊपर में, और अब दूसरा बार आया है कौन सा, 3 लीटर वाला। अब 3 लीटर के बाद भी हम लोग देखेंगे क्या इससे भी कोई बड़े माप वाला बर्तन हो सकता है। तो 3 के बाद आप 4 पे जाएं, तो 4 के बाद आप जाएंगे तो ये 12 लीटर वाला तो मापा जाएगा, 4 तिया 12, लेकिन ये 15 लीटर वाला नहीं नपाएगा, क्योंकि 4 तिया 12 और 4 चौके 16 होता है। इसको हम लोग भर करके ठीक ठीक नहीं माप सकते हैं। अब 4 के बाद अब 5 बार के बारे में सोचे, तो 5 लीटर वाले बर्तन से इसको आप 3 बार में पूरा पूरा माप देंगे, लेकिन ये 12 लीटर वाला नहीं मापा जाएगा, क्योंकि 2 बार में 5 गुना 10 लीटर हो जाएगा, और 3 बार में 2 ही लीटर बचेगा, उसमें पूरा पूरा भर के नहीं नपाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 लीटर वाले से नापते हैं, तो 6 दूना 12, 2 बार में ये नपा जाएगा, लेकिन ये नहीं नपाएगा। 7 लीटर वाले से भी उसी तरह से परेशानी आती रहेगी। अब आप देखते जाएंगे कि अब कोई ऐसा बर्तन आपको नहीं मिलेगा जो ठीक ढंग से इन दोनों पात्रों में, इन दोनों बर्तनों में रखे हुए दूध को ठीक ठीक माप दे। तो इस तरह से ये 1 लीटर और 3 लीटर वाला हम लोगों को मिला। तो 1 लीटर और 3 लीटर वो बर्तन था जो इन दोनों बर्तनों में रखे हुए दूध को ठीक ठीक माप दे रहा था। तो सवाल उठा कि इसमें महत्तम धारिता वाला कौन हुआ, बड़े धारिता वाला कौन हुआ, यानी बड़े आयतन वाला, धारिता मतलब आयतन, बड़े आयतन वाला बर्तन कौन हुआ, तो कौन हुआ हमारा 3 लीटर वाला बर्तन हुआ। तो इस तरह से हमारा यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा, कि 3 लीटर वाला जो बर्तन होगा उससे हम ठीक ठीक माप ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इसका मेथड हम लोग इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, क्या इतना सोचेंगे। यहाँ तो हम लोगों ने सोच करके निकाल लिया इसका आंसर कि 3 लीटर वाला हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हम लोग कैसे सोचेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर सोचने से पहले हम लोग इसी में कोई तरीका ढूंढते हैं जिससे हमारा ये 3 लीटर आता होगा। तो 3 लीटर ये आप लोग देखें कि ये 12 और 15 का HCF है। ये जो 3 है आपका, ये 12 और 15 का HCF है। अगर आप 12 और 15 का HCF निकालेंगे तो 3 आएगा। 12 और 15 का HCF कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप लोग HCF की परिभाषा पर गौर कीजिए। HCF का परिभाषा क्या कहता था, HCF का परिभाषा कहता था कि दिए हुए संख्याओं को विभाजित करने वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। HCF क्या होती है, दिए हुए संख्याओं को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होती है। यानी कि महत्तम समापवर्तक संख्या के लिए कह सकते हैं कि महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है। तो ये जो 3 है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 और 15 को विभाजित कर देती है। 3 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं जो 12 और 15 को विभाजित कर दे। इसका मतलब 3 जो हमारा है ये 12 और 15 का क्या है, महत्तम समापवर्तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर महत्तम धारिता वाला बर्तन अगर हम लोगों को पता करना है तो हम लोगों को 12 और 15 का HCF निकाल देना होगा ऐसे कंडीशन में। तो यहाँ भी आपसे उसी तरह का प्रश्न पूछा गया है। बोला गया कि एक बर्तन है जिसमें कितना लीटर दूध रखा हुआ है, 250 लीटर, और एक बर्तन में कितना रखा हुआ है, 425 लीटर दूध रखा हुआ है। आपसे पूछा गया कि पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। तब आप क्या निकाल देंगे दोनों का
HCF निकाल देंगे, लिखेंगे HCF किसका, 250 और 425 का। तो 250 और 425 का जो HCF निकल करके आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को HCF निकालने के लिए बताया जा चुका है। इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके आप लोग निकाल सकते हैं। किसका, 250 और 425 का HCF। कैसे निकालेंगे, 250 से भागा लगा देंगे किसमें, 425 में। कितना आ जाएगा, इसको यहीं लिखते हैं, कितना आ गया, ये लग जाएगा एक बार में आएगा 250, 5 12 में से 5 गया तो 7 आया। कितना यहाँ बच गया, 3 में से 2 गया 1। अब क्या करेंगे, अब 175 से भागा लगा देंगे किसमें, 250 में। बोलिए कितना आएगा, कितना बार में लाएगा, एक बार में 175। कितना बच गया, 75 बच गया। अब क्या करेंगे, अब 75 से भाग लगा देंगे किसमें, 175 में। तो कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में आ गया कितना, 150। कितना बच गया, 25। अब 25 से भागा लगा देंगे किसमें, 75 में, जब तक शेष 0 ना बच जाए। तो 25 दिया 75, ये 0 आ गया। तो अब जो भाजक हमारा संख्या होगा वही महत्तम समापवर्तक होता है। तो हमारा HCF जो 250 और 425 का होगा वो कितना होगा, लिखेंगे अतः जो HCF हुआ 250 और 425 का वो कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये 25 लीटर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये बड़ा से बड़ा बर्तन होगा 25 लीटर के माप वाला, जो इन दोनों बर्तनों में रखे हुए दूध को ठीक ठीक माप सकता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई विद्यार्थी सोच रहा होगा कि सर इसका हम आभास गुणनखंड करके HCF निकाल देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, वो भी सही हो जाएगा। किसी भी तरीके से आपको यहाँ HCF निकाल देना है, सिर्फ आपका वो सही सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन का। पांचवें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है कि एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है और चौड़ाई 3318 मीटर है। तो इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। आप सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 5 में महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे वो मिल जाएगा, वो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी उसका सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा कि हम उसका महत्तम समापवर्तक क्यों निकालने कह रहे हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। वर्गाकार टाइल्स है, टाइल्स लगाना है, कैसा लगाना है टाइल्स, वर्गाकार होना चाहिए। वर्ग किसको कहते हैं, वर्गाकार कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, बराबर होगी। तो वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। वर्गाकार टाइल्स की क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है। यानी नीचे जो फर्श बना हुआ आयत के आकार का है, लेकिन उसमें जो टाइल्स लगाना है वो लगाना है वर्गाकार। आयताकार फर्श पे वर्गाकार टाइल्स लगाना है। आयताकार फर्श है हमारा और टाइल्स कैसा है, वर्गाकार। कहता है उसको ढक सकती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, आयताकार जो फर्श है उसकी लंबाई और चौड़ाई बताया गया है कि जो लंबाई है वो 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं उसका सॉल्यूशन। एक फर्श है, कैसा फर्श है, आयताकार फर्श है। इस आयताकार फर्श पे हम लोगों को टाइल्स लगाना है, कैसा, वर्गाकार लगाना है। समझे आप लोग, जो लंबाई दिया गया है इस फर्श का वो कितना दिया गया है, 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो कितना है, 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। ये हमारा आयताकार फर्श है और इस आयताकार फर्श पे क्या लगाना है, वर्गाकार टाइल्स लगाना है।
इस पे टाइल्स लगाना है हम लोगों को वर्गाकार। अब ये वर्गाकार कितना टाइल्स लगेगा इस पे, ये हम लोगों को बताना है। कितना वर्गाकार टाइल्स लगेगा इस तरीके से पूरे में कितना वर्गाकार टाइल्स लगेगा, यही हम लोगों को बताना है। तो चलिए इसको पता करते हैं, कैसे सोचेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग यहां से ये समझेंगे कि जो वर्गाकार टाइल्स लगेगा उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। चूंकि ये वर्गाकार है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगा, यानी कहने का मतलब जो वर्गाकार टाइल्स होगा, जो वर्गाकार टाइल्स इस आयताकार फर्श पे लगेगा, उसका किनारा जो होगा उसकी लंबाई क्या होगी, वर्गाकार टाइल्स कितना लंबा होगा। तो वर्गाकार टाइल्स कितना लंबा होगा ये समझने के लिए हम लोग इस फिगर को देखते हैं। आप सोचें कि हम लोगों को एक ऐसा माप चाहिए जो अगर इधर उसको हम एडजस्ट करें तो ठीक ठीक ये बैठ जाए, और इधर भी एडजस्ट करें तो वो ठीक ठीक बैठ जाए। यहां आप लोग देख पा रहे हैं, एक तरफ से तो ठीक ठीक ये बैठ गया, लेकिन एक तरफ से ये छोटा दिख रहा है। आप लोग इसको देखें, क्या ये वर्गाकार लग रहा है, ये आयत के आकार जैसा हो गया है। तो जिस माप को हम लोग चुनेंगे, जो लंबाई और चौड़ाई वाला ये वर्गाकार टाइल्स रहेगा, वो ऐसा माप वाला होना चाहिए कि लंबाई में भी ठीक ठीक बैठ जाए और चौड़ाई में भी ठीक ठीक बैठ जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये 16 मीटर 58 सेंटीमीटर में भी ठीक ठीक बैठ जाना चाहिए और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर में भी ठीक ठीक बैठ जाना चाहिए। दोनों में एडजस्ट होना चाहिए और बड़ा से बड़ा टाइल्स होना चाहिए, बड़ा से बड़ा टाइल्स। तो फिर वही बात हो गई, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देती है, यानी कि किधर इशारा कर रहा है, ये महत्तम समापवर्तक की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसी संख्या का चुनाव करने के लिए हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। महत्तम समापवर्तक एक ऐसी संख्या बताता है जो दिए हुए संख्याओं को विभाजित कर देता है। कहने का मतलब ये इस लंबाई में 16 मीटर 58 सेंटीमीटर में भी ठीक ठीक बैठ जाएगा वो माप वाला, और चौड़ाई में भी ठीक ठीक बैठ जाएगा। कब? जब ये 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर का HCF निकाल देंगे तब। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि उस टाइल्स का किनारा कितना होगा जो इस आयताकार फर्श में बैठेगा। तो लिखेंगे कि आयताकार वर्गाकार टाइल्स का किनारा बराबर क्या होगा, 16 मीटर 58 सेंटीमीटर। 16 मीटर 58 सेंटीमीटर को हम पूरे को यहां सेंटीमीटर में लिख दे रहे हैं, तो 1658 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 832 सेंटीमीटर। तो 1658 सेंटीमीटर और 832 सेंटीमीटर, इसका क्या चाहिए, HCF चाहिए। वर्गाकार टाइल्स का अगर किनारा निकालना हम लोगों को, तो 1658 सेंटीमीटर लंबाई का और 832 सेंटीमीटर जो इसका चौड़ाई है उसका क्या चाहिए, HCF चाहिए। तो वर्गाकार टाइल्स का किनारा पता चल जाएगा। अब 1658 सेंटीमीटर 832 सेंटीमीटर का HCF आप लोग निकालें। अगर आप लोग इसका HCF निकालेंगे 1658 और 832 का, तो आपके पास जो भी मेथड है उस मेथड से आप यहाँ तुरंत जो है HCF निकाल लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि 832 से सबसे पहले क्या करेंगे, 1658 में भाग देंगे। HCF इसका निकाल रहे हैं, कई बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, कितना आएगा 832। अब इसको घटा दीजिए, 8 में से 2 गया, कितना आया 6, 5 में से 3 गया 2, 16 में से 8 गया 8। अब 826 से भागा दे देंगे, किसमें 832 में, इसमें भागा दीजिए, कितना आएगा, एक बार में लगेगा 826, कितना बच गया 6 बच गया। अब क्या करेंगे, 6 से भागा लगाएंगे, किसमें 826 में, एक बार में लगेगा 6, 2 आ गया, 6 तिया 18,
कितना आ गया 4 आ गया, 6 आ गया, 6 सते 42, कितना आ गया यहाँ 4 बच गया। अब क्या करेंगे 4 से भागा लगा देंगे किस में 6 में, तो 4 से भागा लगाए तो एक बार में 4 लगा 2 बच गया। अब क्या करेंगे 2 से भागा लगाएंगे 4 में, तो 2 दूना 4 आ गया, 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो ये जो भाजक होगा हमारा ये क्या होगा, ये हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। तो आपने देखा कि ये 2 आया, कहने का मतलब इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। यानी 2 सेंटीमीटर किनारा वाला वर्गाकार टाइल्स ही इसमें लग सकता है, जो सही सही लंबाई में भी बैठ जाएगा और चौड़ाई में भी बैठ जाएगा। अब हम लोग को टाइल्स का किनारा मिल गया, जिसका किनारा कितना होगा 2 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा ये जा रहा है, हमसे ये नहीं पूछा गया कि कितना सेंटीमीटर वाला किनारा वाला टाइल्स लगाना है इसमें, वो हमसे नहीं पूछा गया। हमसे पूछा ये गया कि कितना टाइल्स लगेगा, कम से कम कितना टाइल्स लगेगा, उसका संख्या बताना है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में आपसे यही चीज पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि किनारे की लंबाई क्या होगी। इस तरह से आपसे प्रश्न किया गया है, तो आप सीधा सीधा उसका HCF निकाल देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है कि कितना टाइल्स लगेगा, तो टाइल्स हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि कितना टाइल्स लगेगा। अब आप सोचिए कि अगर इस पूरे आयताकार फर्श में टाइल्स लगेगा, तो जो टाइल्स लगेगा वो टाइल्स का, सभी टाइल्स का अगर हम क्षेत्रफल मिला दें तो सब टाइल्स का जितना टाइल्स इसमें लगा हुआ है उसका जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे आयताकार फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये पूरे आयताकार फर्श का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके क्षेत्रफल के लिए बराबर होगा, तो जितने भी वर्गाकार टाइल्स इसमें लगे हुए हैं उन सभी वर्गाकार क्षेत्रफल, उन सभी वर्गाकार टाइल्स का जो क्षेत्रफल होगा उसके बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि आयताकार फर्श पर लगे टाइल्स की संख्या, लगे वर्गाकार टाइल्स की संख्या बराबर n, तब n गुना एक वर्गाकार टाइल्स की संख्या बराबर, टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर आयताकार फर्श का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n मैंने क्या माना है, n माना है आपको आयताकार फर्श पर लगने वाले वर्गाकार टाइल्स की संख्या। तो जितने भी वर्गाकार टाइल्स लगेंगे उस एक का जो क्षेत्रफल होगा वो सब का क्षेत्रफल उतना ही होगा। तो हम सब का क्षेत्रफल निकालने के लिए n से हम उसमें गुणा कर दिए, आपको जितना भी वर्गाकार टाइल्स उसमें लगा रहे हैं वो सब का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करते हैं कि ये जो क्षेत्रफल है हमारा ये किसके बराबर होने वाला है, आयताकार फर्श का जो क्षेत्रफल रहेगा, यानी पूरे इसी आयताकार में ना हम लोगों को टाइल्स लगाना है। तो ये जो पूरे आयत का जो क्षेत्रफल रहेगा उसका क्षेत्रफल और जितने भी इसमें टाइल्स लगे हुए हैं इन सब का क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका ये है कि जो सब हम टाइल्स का क्षेत्रफल जोड़ेंगे उससे बढ़िया ये है कि जितना टाइल्स इसमें लगा रहे हैं उसको गुणा कर देंगे एक टाइल्स के क्षेत्रफल से, एक टाइल्स के क्षेत्रफल से। तो सबको जोड़ने से बच जाएंगे हम लोग, वही काम यहाँ पे किए हैं। n क्या माने हैं हम लोग, n माने हैं कि टाइल्स की संख्या है, n टाइल्स की संख्या है तो एक वर्गाकार टाइल्स का जो क्षेत्रफल है उसके साथ इसको गुणा कर देंगे तो टोटल इसमें जो टाइल्स लगा हुआ है उस सब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे कि n बराबर अगर यहां से देखेंगे n क्या है हमारा, टाइल्स की संख्या है और वही बताना है। तो n बराबर अगर यहां से हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल
और बटा एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल या n बराबर क्या हो जाएगा, आयताकार फर्श का, आयत के आकार का फर्श है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो लंबाई कितना है, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई करना है हम लोगों को। तो इसका लंबाई कितना मैंने बताया है 1658 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 832 सेंटीमीटर। भुजा कितना है वर्ग का, कितना आया है 2 सेंटीमीटर आया है, यही हमारा भुजा है। तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ भुजा का स्क्वायर है। तो 1658 गुना 832 बटा यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में गुना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और यहाँ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। अब 4 से काट दें इसको, 4 से काटेंगे इसको कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 हो गया और उसके बाद फिर 3 उतारेंगे, भाग नहीं लगेगा तो शून्य बैठा देंगे। अब कितना से कटेगा, 4×8 = 32, कितना आ गया 208। इट मीन्स 1658 गुना 208। आप इसको गुना कर दीजिए, जितना आएगा वही आपका टाइल्स का संख्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, आप समझ जाइएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग, इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर भी समाप्त, एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। अब हम लोग अगला इसका एक्सरसाइज 1.2 बनाएंगे। तो 1.2 बनाएंगे इसका एक्सरसाइज। तो इसमें हम लोग बहुत सारी बातें जो है पढ़ चुके हैं, कुछ बातें जो है इसकी बाकी है और हम लोग का जो धन पूर्णांक का दूसरा गुण है वो अभी पढ़ना बाकी है। तो अंक जो दूसरा गुण है वो क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अगले लेक्चर में हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की चर्चा करेंगे और उस पर बनने वाले प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।